हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और बहुत दिनों के बाद हम लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। और आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं लाइव सॉल्यूशन, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आराम से क्वेश्चन को देखिएगा और फिर हो सके तो आप एक कॉपी ले लीजिए, बनाते हुए आप बताते चलिएगा, आंसर भी बताते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, और आज का पहला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन पढ़िए तब तक आप लोग। क्या है आज का क्वेश्चन? तो आज का पहला क्वेश्चन है, किसी माध्यम की परावैद्युतता एप्सिलॉन आर होती है। द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम विल बी। द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम विल बी, यानी किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता होती है। बहुत अच्छा, बहुत लोगों का जवाब ए आ रहा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले, जैसा कि हम लोग कूलॉम का नियम पढ़े थे, और कूलॉम के नियमानुसार दो बिंदु आवेशों के बीच के बल को हम लोग कैलकुलेट करते थे। तो जब दो बिंदु आवेशों के बीच के बल को हम लोग निकालते थे, तो फॉर्मूला था F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। लेकिन ये जो फॉर्मूला था स्पेशल किसके लिए था? हवा या निर्वात के लिए था। किसके लिए था? हवा या निर्वात के लिए था। जब दो बिंदु आवेश हवा या निर्वात में रहते हैं, तो उनके लिए विद्युत बल का सूत्र था F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। लेकिन जब उन आवेशों को एक माध्यम में रख देते थे, या बोले कि उन आवेशों के बीच में कोई माध्यम को फिलअप कर देते थे, कोई माध्यम को भर देते थे, तब विद्युत बल का सूत्र होता था 1/4πε0 एप्सिलॉन आर। 1/4πε0 एप्सिलॉन आर Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये किसके लिए था? जब माध्यम में क्या भरा हो, जब दोनों आवेशों के बीच में क्या हो, कोई माध्यम भरा हो। ठीक है, जब माध्यम भरा हो तो ये सूत्र हम लोग लिखते थे 1/4πε0 एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो जहां एप्सिलॉन आर क्या था, तो माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता थी। फिर इसके बदले में हम लोग लिखते थे Fm इक्वल टू 1/4πε Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखे हैं? एप्सिलॉन। तो ये एप्सिलॉन किसके जगह पे है? तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। जहां एप्सिलॉन क्या था, तो माध्यम की विद्युतशीलता था। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें, क्योंकि 1/4π ये तो है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर भी है, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के जगह पे क्या लिखे? एप्सिलॉन। तो अगर इन दोनों को तुलना कर ले, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो आपसे वैल्यू किसका पूछा गया है? आपेक्षिक परावैद्युतता का, यानी एप्सिलॉन आर का वैल्यू पूछा गया है। तो बोलिए एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए, तो ये कहीं ऑप्शन में है, ये कहीं पर ऑप्शन में है, आप लोग को दिख रहा है ये ऑप्शन में है। चलिए देखते हैं। ओ, बहुत सारे लोगों का बिल्कुल सही जवाब है। अनिल कुमार, परमानंद, संदीप, रुद्र, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप सभी का जवाब बिल्कुल सही है।
और यहां हम लोग का आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए। यहां पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। किसी को कोई प्रॉब्लम, ये दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का फॉर्मूला है कूलॉम के नियम से। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल हवा या निर्वात के लिए होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन जब कोई माध्यम में हो तो Fm इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इसके बदले में हम लोग क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन। फिर एप्सिलॉन और इसको जब कंपेयर किए तो हो गया एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है आप सभी को? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, आराम से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन 2 है कि किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलॉम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। किसी वस्तु पर, किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलॉम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी सच दैट चार्ज बिकम्स +1 कूलॉम। यानी किसी न्यूट्रल बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए कि चार्ज कितने हो जाए, +1 कूलॉम। यहाँ पे बहुत लोगों का आंसर आना शुरू भी हो गया है और बहुत लोगों का आंसर आ रहा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सही है। चलिए फिर भी हम इसका सॉल्यूशन लेते हैं। यहाँ पे चार्ज वैल्यू कितना कर रहा है, यहाँ पे 1 कूलॉम आवेश होने के लिए कितना कूलॉम, तो आपको दिया गया है Q का वैल्यू +1 कूलॉम। Q का वैल्यू कितना लेना हीरो, Q का वैल्यू लेना है +1 कूलॉम। और कह रहा है किसको निकालना है, इलेक्ट्रॉन को। तो क्या आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, हाउ मेनी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलॉम। ये इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान होता है। अब क्वेश्चन है कि कितने इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए, तो कितने इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए मतलब n का वैल्यू पूछा है, संख्या पूछा है, कितने इलेक्ट्रॉन निकाला जाए। विकास कुमार, रजनीश कुमार, पंकज कुमार, बिल्कुल सही है। तो पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकाला जाए। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक क्वांटमीकरण थ्योरी पढ़े थे और क्वांटमीकरण थ्योरी के अनुसार किसी पदार्थ से मुक्त आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के पूर्णांकी गुणज के रूप में होता है। किस रूप में होता है, तो इलेक्ट्रॉन के पूर्णांकी गुणज के रूप में। और वहां सूत्र था हम लोग का Q = Ne। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो n इक्वल टू हो जाएगा Q/E। n इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/E। क्या हो जाएगा, n इक्वल टू Q/E। तो यहाँ Q का मान कितना है, तो 1 है, और E का मान कितना है यहाँ पे, तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलॉम। आपको पता है अगर 1 में 1.6 से भाग देंगे हम लोग, तो 1 में 1.6 से भाग दोगे तो आ जाएगा 0.625। आप देख लीजिएगा, 1 में अगर 1.6 से हम लोग भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.625। और जब इस 10 के पावर 19 को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस लेके आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 10 के पावर -19 को जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर साइन बदल जाएगा और ये हो जाएगा 10 के पावर 19। अब अगर यहाँ डेसिमल को हम एक डिजिट उधर ले जाए तो हम लिख सकते हैं 6.25 और यहां से एक पावर घट जाएगा तो 10 के पावर 18। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 6.25 गुने 10 के पावर 18। 6.25 गुने 10 के पावर 18। बिल्कुल सही। कोई प्रॉब्लम है? यहां तक रमजान अंसारी, हर्ष मिश्रा, प्रिंस कुमार, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहां का करेक्ट आंसर है।
इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद कर रहे हैं ये आपका क्लियर होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो अगला क्वेश्चन है यहां पे कह रहा है कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर, क्वेश्चन क्या है ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चल रहा है। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए, कितना आवेश रख दिया जाए? प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? If plus q charge is at the center of a spherical Gaussian surface, then electric flux through that surface will be। तो हम लोग को क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब भी आप आंसर करोगे तो क्वेश्चन नंबर लिख के तब ऑप्शन करोगे तो पता चलेगा किसका आप जवाब दे रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का बिल्कुल सही जवाब आ रहा बी। चलिए बहुत अच्छा, नीतीश पटेल, सलोनी, रितेश, रंजीत, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल सही। तो देखिए कैसा है यहां पे आपका जो पृष्ठ है वो कैसा पृष्ठ लिया गया? गोलीय। जैसे मान लीजिए यहां पे गोलीय पृष्ठ है, आपके सामने ये गोलीय पृष्ठ है। अब कह रहा है कि गोलीय पृष्ठ के अंदर कितना आवेश रखा गया है? तो गोलीय पृष्ठ के अंदर कहीं भी रख सकते हो, प्लस क्यू आवेश रखा गया है। तो हम लोग जानते हैं फ्लक्स, क्या पूछा हम लोग से? विद्युत फ्लक्स। तो आपको पता है विद्युत फ्लक्स क्या फॉर्मूला था? विद्युत फ्लक्स बंद आवेश, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में स्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है। यानी बंद आवेश के कितना होता है? बंद आवेश के 1/ε0 गुना होता है। फ्लक्स को हम लोग फाई लिखते हैं और बंद आवेश यहां पे कितना है? तो Q है by ε0। तो ये आपका ऑप्शन हुआ, करेक्ट आंसर आपका है Q/ε0, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहां कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, बिल्कुल। 3 का भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। विशाल सिंह, सौरभ, रमजान अंसारी, रजनीश, यूसुफ, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है, जल्दी से बताइए। विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है, विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी। आपको पता है इसका विमीय सूत्र बताना है, किसका? विद्युत फ्लक्स का। तो विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र हम लोग को बताना है। क्या होता है विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला? तो फाई इक्वल टू होता है EA cos थीटा। फाई इक्वल टू क्या होता है भाई? EA cos थीटा होता है, बिल्कुल। गोपाल मौर्य फर्स्ट वीडियो है, घबराइए मत, आपका सभी को समझ में आना चाहिए, फास्ट का कोई मतलब नहीं है, सबको समझ में आना चाहिए। फाई इक्वल टू क्या होता है? EA cos थीटा। और यहां पे हम लोग फाई इक्वल टू ई के बदले में, जहां ई क्या है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, ए क्या है? क्षेत्रफल है, और cos थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात है। सभी लोग जानते होंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात का कोई बीमा नहीं होता है, चाहे वो साइन थीटा हो या cos थीटा हो या tan थीटा हो या कोसेक थीटा हो या सेक थीटा हो, कोई भी हो उसका नहीं होता है। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए हम लोग पढ़े हैं बल बटा में आवेश, F/Q, और यहां हो गया एरिया। अब देखिए विमीय सूत्र बहुत आसान है यहां से लिखना, cos थीटा का तो कुछ होगा ही नहीं, इसको 1 ले लेते हैं। अब बल का होता है ml t के पावर -2, आवेश का होता है at, और एरिया का होता है L²। तो यहां पे आपका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया फाई इक्वल टू m। फाई इक्वल टू क्या हो गया? m, और L इंटू L² हो गया LQ, m LQ। और ये देखिए यहाँ पे t के पावर -2 है, और ये t जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो एक -2 और हो जाएगा, तो -2 पहले से और एक -1 और हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? t⁻³ और फिर a को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a के पावर -1।
तो बोलिए आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, जल्दी बताइए। 4 का ए, क्या बात है, बिल्कुल सही, आप सभी का जवाब बिल्कुल सही है, एकदम लाजवाब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल ए, बहुत अच्छा। एक बार फिर से, जब भी क्वेश्चन को आंसर करिए तो वह क्वेश्चन नंबर लिख के उसके बाद ऑप्शन दीजिए, तो हमें पता चल पाएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं या आपका आंसर किस क्वेश्चन के लिए है। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही है घर पे, और आपका जवाब अभी तक तो बता रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके स्क्रीन पर। अब है एक स्टेट कूलम बताना है कितने कूलम के बराबर होता है। 1 स्टेट कूलम इक्वल टू डॉट 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 कूलम, हम लोग को बताना है कि एक स्टेट कूलम में कितने कूलम होते हैं। तो ये रिलेशन से है, लॉजिक से है, ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूला से है। एक स्टेट कूलम कितने कूलम के बराबर होगा, एक स्टेट कूलम सब जानते हैं, झांझी झांझी सब जानते हैं। क्या आपको पता है इनका रिलेशन कूलम और स्टेट कूलम का? तो रिलेशन है, चूंकि स्टेट कूलम को बदलना है तो पहले इन्हीं को लिखेंगे, 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम इक्वल टू होता है 1 कूलम। कितना? 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम इक्वल टू होता है 1 कूलम। तो हमको वैल्यू बताना है 1 स्टेट कूलम का, तो 1 स्टेट कूलम इक्वल टू हो जाएगा 1 अब बटा 3 गुने 10 के पावर सॉरी 3 गुने 10 के पावर 9, क्या हो गया 3 गुने 10 के पावर 9, ये हो गया इतना कूलम। या इसी को लिख सकते हैं 1/3, और जब 10 के पावर 9 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -9 कूलम। तो 1 स्टेट कूलम या 1 ESU भी इसको दे सकता है, 1 ESU। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 ESU और 1 स्टेट कूलम इक्वल टू होगा 1/3 गुने 10 के पावर -9। बिल्कुल सही, अनिश कुमार, रजनीश कुमार, स्वीटी सोनी, रमजान, प्रीति, बबलू, बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। यहां पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 5 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बहुत अच्छा, और आप सॉल्यूशन देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान हम लोग को बताना है, बढ़ जाता है या घट जाता है। इफ ए बॉडी इज चार्ज देन देयर मास विल बी, इफ ए बॉडी इज चार्ज देन देयर मास विल बी। क्वेश्चन में चार्ज के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। बहुत लोग का जवाब ए भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। यहां पे चार्ज के बारे में नहीं बोला है, चार्ज नहीं बोला है कि पॉजिटिव चार्ज किया है, नेगेटिव चार्ज, सिर्फ बोला है चार्ज, यानी आवेशित किया गया है। धनावेशित किया है, ऋणावेशित किया नहीं पता है हमें, तो दोनों हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी यहां पे। जैसे मान लीजिए एक वस्तु है ऐसे, एक दूसरा वस्तु यहां है, सभी को पता है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज कब आएंगे, इस वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज कब आएंगे, किसी वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज कब आते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज किसी वस्तु पर तभी आते हैं जब उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। किसी भी वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज कब आते हैं, तो जब उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ठीक है, मान लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है और वो होता है -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, और द्रव्यमान जो होता है वो बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान बहुत कम होती है लेकिन शून्य नहीं होती है, इसका एक्यूरेट मान कभी शून्य नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg। तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या लेकर जाएगा, अपने साथ क्या लेके जाएगा, द्रव्यमान लेके जाएगा। तो जब कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो उस समय द्रव्यमान क्या होगा, तो उस समय द्रव्यमान घट जाता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होने के लिए
इलेक्ट्रॉन को बाहर जाना होगा, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो अपना द्रव्यमान तो लेके जाएगा, तो उस कंडीशन में द्रव्यमान क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन आप सबको पता है निगेटिव चार्ज कैसे आता है, किसी वस्तु पर निगेटिव चार्ज कैसे आता है, सभी को पता है। कोई बॉडी रीडावेसिव कैसे होता है, कैसे होता है भाई, तो जब उस वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, यानी अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो उस पर निगेटिव चार्ज आता है। तो इस कंडीशन में द्रव्यमान तो अंदर आ रहा है, तो जब कोई वस्तु ऋणावेशित होगी तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। जब कोई वस्तु निगेटिव चार्ज होगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा, और जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो द्रव्यमान घटेगा। अब देखो हीरो यहां सवाल क्या था कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, लेकिन ये नहीं बोला कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये तो बोला नहीं। पॉजिटिव है कि निगेटिव है ये तो बोला नहीं, तो हम लोग दोनों लेके चलेंगे। तो एक जब पॉजिटिव होगा तो क्या होता है, घट जाता है, और जब निगेटिव होगा तो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो हम लोग का सही आंसर होगा 6 का डी, यानी घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो उम्मीद कर रहे हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप बताइए, टाइप करके बता सकते हैं। अंकित, उतना ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए लैंग्वेज का, ठीक है। द्रव्यमान जो है क्या है, ये मास है, उतना तो समझ में आना चाहिए था आपको, ठीक है। बढ़ना घटना तो समझ ही रहे होंगे, इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट, ठीक है। सारा ऑप्शन आपके सामने है, तो मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, यानी घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। चलिए आपके स्क्रीन पे आ गया अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और अगला क्वेश्चन है कूलम्ब बल है, इलेक्ट्रिक कूलम्ब बल है। ऑप्शन ए है सेंट्रल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, बोथ और नॉन ऑफ दिस। कूलम्ब बल है यानी कोलंबियन फोर्सेस, आपको बताना है क्या है, सेंट्रल फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, दोनों है, या नॉन ऑफ दिस। कूलम्ब बल कैसा बल है, तो देखिए कूलम्ब बल जो कूलम्ब साहब थे वो नियम किसके लिए दिए थे, दो आवेशों के लिए दिए थे। कूलम्ब साहब किसके लिए नियम दिए थे, दो आवेशों के लिए दिए थे, दो आवेशों के लिए दिए थे, ठीक है। तो मान लेते हैं इस पे Q1 चार्ज है और इस पे Q2 चार्ज है, एक पे Q1 है दूसरा पे Q2 है, ये इनका सेंटर है, ठीक है। अब जब हम लोग विद्युत बल, दो आवेशों के बीच जो बल लगता है उसको हम लोग विद्युत बल कहते हैं। तो कूलम्ब साहब जो बल दिए थे, आवेश के लिए दिए थे, तो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को, आवेशों के बीच जो बल लगता है वो कौन सा बल होता है, तो आवेशों के बीच जो बल लगता है वो विद्युत बल होता है। यानी चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। चार्ज के बीच कौन सा फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। तो एक ऑप्शन तो आपका हो गया विद्युत बल। अब दूसरा है कि जब हम लोग विद्युत बल निकालते थे तो क्या यहां से दूरी मापते थे, इस इंड से, क्या इसको हम लोग आर मानते थे, नहीं मानते थे। क्या हम लोग इसको आर मानते थे, क्या इसको आर लेते थे हम लोग, ये आर था हम लोग का, नहीं था। हम लोग आर किसको मानते थे, तो हम लोग आर यहां से मेजर करते थे, सेंटर से मेजर करते थे। कहां से मेजर करते थे, यहां से, यानी इसके केंद्र से मेजर करते थे। जब हम लोग कूलम्ब बल पढ़ रहे थे तो ये आर मानते थे, ये हम लोग नहीं लेते थे, ये भी नहीं लेते थे। कहां से मापते थे, सेंटर से मापते थे। ये कूलम्ब का जब नियम हम लोग पढ़ रहे थे तो दूरी आवेशों के कहां से माप रहे थे, केंद्र से, इसलिए केंद्रीय बल भी है, और दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत बल। तो ये दोनों ऑप्शन हो जाएगा, यानी आपका करेक्ट आंसर यहां पे है कौन सा, सी। करेक्ट आंसर कौन सा है, सी। तो ना ही आप ए बोलोगे ना ही बी बोलोगे, आप क्या बोलोगे, सी, बोथ, क्योंकि ए भी होगा और बी भी होगा, तो उसके लिए ऑप्शन है सी। उसके लिए कौन सा ऑप्शन है, सी।
क्लियर है? बहुत अच्छा। अनिश कुमार, रोहित कुमार, मनीष कुमार, किसी को कोई प्रॉब्लम? शोएब मलिक, चलिए। रमजान बिल्कुल सही। बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? एक बार बता तो दीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में होता है। द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ईएसयू इज। हम लोग को बताना है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में होता है। आप लोग क्वांटम थ्योरी भी पढ़े। किसी पदार्थ पर मिनिमम आवेश कितना होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। क्योंकि किसी पदार्थ पर जो आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन के पूर्णांकी गुणज के रूप में होता है। किस रूप में होता है? किसी पदार्थ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है, किसी पदार्थ पे जो आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन के पूर्णांकी गुणज के रूप में होता है। तो मिनिमम आवेश n का मान मिनिमम कितना ले सकते हैं? 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यानी जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है वह कितना हो सकता है? तो मिनिमम चार्ज हो सकता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। इतना चार्ज हो सकता है। ठीक है, कितना? इतना आपका हो सकता है। अब प्रश्न है कि ईएसयू मात्रक में होता है, क्वांटम का ईएसयू मात्रक होता है। तो चलिए एक और रिलेशन हम लोग पढ़े थे, यहां पे स्टेट कूलम और कूलम का ईएसयू और एसआई का रिलेशन पढ़े थे। 3 गुने 10 के पावर 9 स्टैट कूलम इक्वल टू होता है 1 कूलम। तो ये जो स्टैट कूलम है इसी को हम लोग ईएसयू भी बोलते हैं। इस स्टैट कूलम को हम लोग क्या बोलते हैं? ईएसयू बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है हमारा कि आपका कितना होता है? 3 गुने 10 के पावर 9 और ईएसयू ये होता है। और हमको इसमें बताना है इतना ईएसयू इक्वल टू होता है आपका 1 कूलम। और जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है वो है 1.6 गुने 10 के पावर -19। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1.6 गुने 10 के पावर -19। और ये जो कूलम हम लिखे हैं, इस कूलम के बदले में क्या हम इतना चार्ज ले सकते हैं? इस कूलम के बदले में इतना वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि 1 कूलम इसके बराबर होता है। तो ये इस कूलम को हटा के हम यहां लिख दे रहे 3 गुने 10 के पावर 9 और फिर ये हो गया ईएसयू। ठीक है, अब कितना हो गया? 16 × 48 4.8 गुने 10 के पावर -10 ईएसयू। तो इतना हो सकता है। तो क्या ये ऑप्शन में है? ये ऑप्शन में है? नहीं है। लेकिन इससे मिलता जुलता अगर देखे, जैसे यहां पे ऑप्शन है 4.78 गुने 10 के पावर -10। तो अगर इस 8 को राउंड अप कर दे हम तो ये कितना हो जाएगा? 4.8 गुने 10 के पावर -10। तो आपका फाइनल आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहां पर फाइनल ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत अच्छा, ए मिलता जुलता है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है क्या होता है? तो कंजर्वेटिव होता है, यानी संरक्षी होता है। क्या होता है? संरक्षी। क्या होता है? संरक्षी, कंजर्वेटिव होता है। डायरेक्ट थ्योरी का पार्ट है, एकदम थ्योरी से ये क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, कह रहा 1 कूलम आवेश कितने ईएसयू के बराबर होता है? 1 कूलम चार्ज कितने ईएसयू के बराबर होता है? ये भी एक क्वेश्चन हम लोग किए थे। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी लोग किए होंगे, जो भी स्टूडेंट है सब किए होंगे। ठीक है, यहाँ पे पहला रिलेशन हम लोग क्या पढ़े थे? तो 1 कूलम इक्वल टू 3 गुने 10 के पावर 9 स्टैट कूलम, या इसी को हम लोग लिखते हैं ईएसयू भी लिख देते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग? ईएसयू भी लिखते हैं।
ये तो क्वेश्चन ही गायब हो गया जी, क्वेश्चन ने डिलीट कर दिया। कोई बात नहीं, देखिए क्वेश्चन डिलीट हो गया, कोई बात नहीं। यहां देख लीजिए क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन ये था कि 1 कूलम कितने स्टैट कूलम के बराबर होते हैं, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, और फिर यहां पे था ESU। तो 1 कूलम कितने स्टैट कूलम के बराबर होता है, तो 3 गुने 10 के पावर 9 स्टैट कूलम। ऑप्शन देख लीजिएगा क्या था, ठीक है। या फिर एक और रिलेशन होता है दूसरा, अगर रिलेशन की बात करें तो 1 कूलम इक्वल टू होता है 1/10 एब्सोल्यूट कूलम। इस रिलेशन को याद रखिएगा, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यहां तो क्वेश्चन ही डिलीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, बना के आंसर तो लोग रट गए हो, आंसर रटने से काम नहीं चलेगा। आप लोग आंसर रट गए, आंसर रटने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा बना के बोलिए। कह रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना, तो कोई भी विद्युत द्विध्रुव दो विपरीत आवेश से ही बनेगा, जिनके परिमाण +3.2 गुने 10 के पावर -19 कूलम और -3.2 गुने 10 के पावर -19 कूलम है, और उनके बीच की दूरी इतना मीटर है। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण है। यहाँ क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल मेड ऑफ 2 ऑपोजिट चार्ज हैविंग मैग्नीट्यूड 3.2 into 10 to the power -19 coulomb and -3.2 into 10 to the power -19 coulomb separated by a distance of इतना मीटर इच। तो हम लोग को क्या बताना है, डाइपोल मोमेंट बताना है। क्या बताना है, डाइपोल मोमेंट। बोलिए यहां पे क्या दिया है, क्या हुआ, नहीं बन रहा आप लोग से। रॉकी, प्रीति, अनु कुमारी, नहीं बन रहा आप लोग से। चलिए ऑलमोस्ट का जवाब बी आ रहा है। क्या आ रहा, बी। तो सबसे पहले आप यहां पे देख लीजिए, और P इक्वल टू होता है डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला द्विध्रुव आघूर्ण का, Q इंटू 2L। तो यहां Q चार्ज का वैल्यू दिया है, कोई भी एक ले सकते हो, कितना दिया है 3.2। कोई भी चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं प्लस वाला वैल्यू, तो 3.2 एक प्लस है एक माइनस है, इंटू 10 टू द पावर -19, और ये जो दूरी है इसको हम लोग 12 लिखते हैं, इस दूरी को क्या लिखते हैं 12। ये कितना है, तो 2.4 इंटू 10 टू द पावर -10। अब 2.4 को इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो ये होता है 24 दूनी 48, और 24 दिया 72 और 4 76, तो ये होगा 7.68, 10 टू द पावर हो गया -29, और यूनिट होता है कूलम मीटर। तो इस अनुसार हम लोग का आंसर होना चाहिए, कितना हो गया 7.68 इंटू 10 टू द पावर -29 कूलम मीटर। अब खोजना है कि ये ऑप्शन कितने नंबर पर है, ठीक है। ये ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है, हाँ बिल्कुल। ये क्वेश्चन जितने भी आपके टीचर हैं, जो जहां भी पढ़ा है, सबके टीचर बनवाए होंगे, ठीक है, बहुत अच्छा। ये कितने नंबर ऑप्शन है, ये ऑप्शन है यहां -27 है, यहां -29 है, बट ये 7.86 है, इसलिए नहीं होगा। कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल। नीतीश पटेल, यहां पे थ्योरी का तो समय नहीं है, लेकिन जो डाइपोल मोमेंट होता है वह गणितीय रूप से, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण गणितीय रूप से कोई एक आवेश के परिमाण, जैसे दो आवेश एक प्लस एक माइनस है, तो दोनों में किसी एक का परिमाण लेना होगा। तो माइनस का भी जब परिमाण लेंगे, जब मोड लेंगे, तो प्लस ही हो जाता है, और प्लस का प्लस ही होता है। तो दोनों आवेशों में किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। तो वहां इसलिए वैल्यू आप माइनस लीजिए या प्लस लीजिए, प्लस ही लेना पड़ेगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध होता है। क्या कर रहा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र E
और विभव भी के बीच संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 12, ये बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग विभव परवर्ता पढ़े थे और फॉर्मूला होता है E इक्वल टू माइनस dV बाई dr। अगर दूरी को r लिए है तो, अगर नहीं तो फिर लिख सकते हैं माइनस dV बाई dx। तो विभव परवर्ता से ये है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। विभव परवर्ता सभी लोग पढ़े होंगे, विभव परवर्ता। तो ये डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन है और इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इक्वल टू माइनस dV बाई dx, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। एक चीज ये बताओ, कभी क्वेश्चन दे दे कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ई वेक्टर का मतलब है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दे कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक होता है। ऑप्शन ए दे दे न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन बी दे दे वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन सी दे दे दोनों, और ऑप्शन डी दे दे कोई नहीं। तो क्या इस क्वेश्चन के लिए आंसर आप बता सकते हैं? इस क्वेश्चन के लिए आंसर बता सकते हैं? विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक होता है, अगर ये क्वेश्चन रहे ऑप्शन ए न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन बी वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं, क्या इसके लिए बता सकते हैं? चलिए बिल्कुल सही, बहुत लोग का जवाब आ रहा है सी और कुछ का जवाब आ रहा है ए, जबकि करेक्ट आंसर यहां पे है ऑप्शन नंबर सी। यहां पे करेक्ट आंसर क्या है भाई? कुछ लोग ए भी बोल रहे हैं, करेक्ट आंसर क्या है? सी। देखो क्या है कि E इक्वल टू हम लोग पढ़े थे, E इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े थे? तो E इक्वल टू हम लोग पढ़े थे F बाई क्यू, ठीक है। तो जब F का यूनिट लेंगे तो न्यूटन हो जाएगा, चार्ज का कूलम हो जाएगा। तो एक तो पता चल गया कि न्यूटन पर कूलम होगा, लेकिन देखिए ये भी तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है और ये dV जो है वो क्या है? विभवांतर है, विभव है, और इसका क्या होता है? वोल्ट। और ये dr जो था वो दूरी था, डिस्टेंस था, तो उसका क्या हो जाएगा? मीटर। तो यहां से ये भी हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, तो इस अनुसार दोनों हो जाएगा। यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलम भी होता है और वोल्ट पर मीटर भी होता है। यहां से हो जाएगा वोल्ट पर मीटर और यहां से हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई डाउट? चलिए बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहे साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन डी शून्य हो जाता है। When soap bubble is charged, when soap bubble is charged, then their radius will be option A B increased, option B decreased, option C unchanged, option D becomes zero। यानी साबुन के एक बुलबुले को क्या किया गया? चार्ज किया गया है, तो हम लोग को बताना है कि उसकी रेडियस बढ़ेगी या घटेगी। जल्दी से बताइए क्या आपके अनुसार होना चाहिए। तो ज्यादातर लोग बोल रहे हैं बढ़ती है, कुछ लोग कह रहे हैं बी, ज्यादातर लोगों का जवाब है ए यानी बढ़ती है। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो चलो मान लेते हैं यहां पे कि साबुन का एक बुलबुला है, तो साबुन का बुलबुला तो गोलाकार होगा, साबुन का बुलबुला कैसा होगा? गोलाकार। कोई भी चार्ज दे दो, मान लो इसको हम पॉजिटिव चार्ज दे दिए, क्योंकि आवेशित तो करना है। तो जब किसी भी चीजों को जब चार्ज करते हैं हम लोग, तो जो चार्ज होता है वो तो उसके सरफेस पे जाएगा। तो यहां जब साबुन के बुलबुले को चार्ज देंगे तो ये तो इसके सरफेस पे आ गया। अब ध्यान दीजिए यहां पे क्या हो गया? प्लस प्लस, तो ये जो दो प्लस प्लस आ गए,
यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो इस प्लस और प्लस के बीच क्या होगा, रिपल्सन। अगर यहां बात करें तो ये भी प्लस इधर जाएगा, ये प्लस इधर जाएगा, तो ये क्या होगा, रिपल्शन होगा। और ये सतह से सटा है, ये जो चार्ज है वो तो साबुन के बुलबुले के सतह पे है और वो दूर जाना चाहेंगे, तो इस अनुसार जो होगा यहां पे क्या होगा, उसकी त्रिज्या खींची जाएगी यानी बढ़ेगी। जैसे मान लो यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये जो बीच का दूरी है वो तो इंक्रीज करेगा, ये तो बढ़ना चाहेगा। तो ये हर जगह के चार्ज होंगे, जितने भी सरफेस पे है सभी के बीच होगा, इसलिए तनाव महसूस होगा और रेडियस क्या होगी, बढ़ जाएगी। आप सोच रहे हैं निगेटिव चार्ज रहेगा तो निगेटिव के साथ भी यही कुछ होने वाला है, क्योंकि निगेटिव भी जब रहेगा तो यही होगा। देखिए निगेटिव भी रहेगा तो यही होगा। जैसे यहां पे समझ लीजिए, अगर निगेटिव रहेगा तो मान लीजिए यहाँ माइनस है, माइनस है, माइनस है, माइनस, यहाँ हर जगह माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस एक दूसरे को रिपल्स करेगा, ये माइनस इधर एक जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा, तो फिर यहाँ पे तनाव बढ़ेगा और इस वजह से रेडियस क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ठीक है। अगर कोई एक ही चार्ज दोगे ना, एक बार में दोनों चार्ज तो दोगे नहीं। अब जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नहीं दोगे, जब भी दोगे तो एक चार्ज को ही दोगे, या तो पॉजिटिव दोगे या नेगेटिव दोगे, और इन दोनों ही कंडीशन में इसकी रेडियस क्या होगी, तो बढ़ जाएगी, तो रेडियस क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ रहा है, आप सभी को समझ में आ रहा है यहां तक। हाँ, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, इसलिए यहां पे त्रिज्या बढ़ेगी। आप सभी को समझ में आ रहा है। तो अगर आप सभी को समझ में आ रहा है और तो फिर प्रॉब्लम किस चीज का है, चलिए बिल्कुल अच्छा, चलिए चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, ए रेस्ट चार्ज जनरेट, ए रेस्ट चार्ज प्रोड्यूस। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, ऑप्शन ए है केवल चुंबकीय क्षेत्र यानी वनली मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड ऑप्शन है केवल विद्युत क्षेत्र वनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑप्शन सी है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों यानी बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और डी है नन ऑफ दिस, कोई क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। तो कैसा चार्ज है, स्थिर चार्ज। और जब कोई चार्ज स्थिर होता है यानी इसकी वेलोसिटी नहीं होती यानी जीरो होती है, यानी जब ये नहीं चलता है, तो जब कोई चार्ज अगर स्थिर है तो वह सिर्फ और सिर्फ क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। सिर्फ कैसे क्षेत्र को उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र को। तो स्थिर आवेश कैसे क्षेत्र को उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र को। लेकिन जब यही चार्ज गति करता है, जब कोई चार्ज गति करता है तो फिर वो विद्युत क्षेत्र, गतिमान आवेश के कारण हम लोग चुंबकीय क्षेत्र पढ़ते हैं, गतिमान यानी गति वाले आवेश के कारण क्या पढ़ते हैं हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र पढ़ते हैं। तो अगर आवेश गति कर रहा है, अगर यही पे होता कि गतिशील आवेश, तो फिर बदल जाता, फिर हम लोग का आंसर हो जाता विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों हो जाता, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता। कब, दोनों कब होता, जब गति करता। लेकिन यहां तो स्थिर आवेश है, तो ये केवल क्या करेगा, सॉरी ये केवल क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। किसको उत्पन्न करेगा, केवल विद्युत क्षेत्र को, ठीक है, वनली इलेक्ट्रिक फील्ड को। अगर यही क्वेश्चन होता कि गतिमान आवेश उत्पन्न करता, गतिमान आवेश, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है यानी मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस। अगर मूविंग चार्ज की बात होती, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, तो फिर क्या हो जाता, मान लीजिए ऑप्शन ए है, मतलब हो जाता, आंसर ही डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड
प्लस मैग्नेटिक फील्ड, दोनों होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो जाएगा। ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र अब प्लस चुंबकीय क्षेत्र दोनों हो जाएगा। कब? जब गतिमान रहेगा तब। क्लियर है? बोथ, हाँ बिल्कुल अनीश कुमार, बिल्कुल सही। और किसी को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? आगे बढ़ा जाए। चलिए बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल होगा। फिर से एक न्यूमेरिकल है आपके सामने। विशाल बोल रहे हैं कि कोई अपना नहीं है यहां। क्या करना भाई, आपको पढ़ना है कि अपनों से यहां पर दोस्ती करना है? बोलिए। यहां पे फिर से आपके सामने न्यूमेरिकल है, और जितना तेज आप लोग आंसर दे रहे हैं हमें लग रहा है कि आप क्वेश्चन और आंसर दोनों याद कर लिए, और हमें लग रहा है न्यूमेरिकल भी याद कर लिया आप लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए। कह रहे कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, मान लेते हैं शुरू में दूरी कितना होगा, आर, शुरू में कुछ दूरी होगा। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। इफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज बी डबल देन फोर्स एक्टिंग बिटवीन बोथ चार्ज विल बी। ऑप्शन है 1/2, 2 गुना, 1/4 गुना, 4 गुना। तो यहां सीधी सी बात है कि दूरी बढ़ा है, और जो फोर्स होता है ना, विद्युत बल, वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इतना तो कंफर्म है कि अगर दूरी बढ़ाया गया है तो बल घटा होगा। ठीक है, तो ये दोनों तो नहीं होगा, ए और बी तो कम से कम, सॉरी बी और डी तो नहीं होगा क्योंकि घटा है यहां पे। तो मान लेते हैं शुरू में कितना था, आर था, और उस समय बल कितना था, एफ था। बाद में दूरी कितना हो गया, तो दुगुना हो गया, और पूछा है कि तब बल क्या होगा, यही पूछा है। इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, और वो फॉर्मूला था F2R2 यदि दो आवेशों के बीच की दूरी जब बदल रही हो, जब दो आवेशों के बीच की दूरी परिवर्तन हो, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था, F2R2 इक्वल टू F1R1। जब भी परिवर्तनशील दूरी देगा तो हम यहां से बल को, फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो F2 इक्वल टू हो जाएगा F1 और फिर हो जाएगा R1/R2 का होल स्क्वायर। मौर्य जी ऑप्शन बताइए, ऑप्शन। F2, F1 का वैल्यू तो F है, यहां पे आप देख पा रहे हैं, यहां पे F1 की वैल्यू F है, F1 की वैल्यू क्या है, F है, R1 की वैल्यू R है, और R2 की वैल्यू 2R है, और इसका स्क्वायर करना है हम लोग को। इसका क्या करना है, स्क्वायर। तो ये R तो कट गया, R से R कट गया, तो F2 इक्वल टू क्या हो गया, तो F2 इक्वल टू हो गया F और इंटू हो गया 1/2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, F2 बराबर हो गया F/4। F2 इक्वल टू क्या हो गया, F/4। यानी अगर हम कहें तो F2 जो पहले वाला फोर्स था उसका कितना हो गया, तो 1/4 गुना। पहले वाले फोर्स का कितना गुना हो गया, तो 1/4 गुना। क्या ऑप्शन है कोई? चलिए बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, बहुत अच्छा। ज्ञान जी, सुधा कुमारी, प्रियांशु, सलोनी, सबका सही है, बिल्कुल सही, गजब। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, और क्वेश्चन 17 है, ई वेक्टर तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में, ई वेक्टर तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा।
क्या पूछ रहा है? बल आघूर्ण पूछ रहा है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान E है और यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण का मान P वेक्टर है। हम लोग को बताना है बल आघूर्ण। चलो तू लोग ए भी ढेर कर लिया, अब बताओ बल आघूर्ण का मान कितना होता है? जल्दी से टाइप करो, बल आघूर्ण का मान टाइप करो। बल आघूर्ण का सुमित कुमार, नंदलाल, पिंकी, लवली गुप्ता, ए बिल्कुल सही है, यही होगा। लेकिन तब तक आप क्या करिए, हमको फॉर्मूला बताइए पहले, तब मानेंगे, ऐसे नहीं होगा। फॉर्मूला बताओ। तू लोग लग रहा है आंसर लेके बैठा है, कहीं कोई बुक या गेस पेपर या कोई क्वेश्चन बैंक तो नहीं लेके बैठे हो? लग रहा चोरी कर रहे हो। देखो पहला रुझान आ गया शशिराज का, बिल्कुल गलत जवाब, गलत गलत। चलिए यहाँ पे रजनीश का बिल्कुल सही आया, पी साइन थीटा। वैरियर नीतीश का भी अच्छा है। चलो देखो यहाँ पे बल आघूर्ण को हम लोग लिखते हैं टाउ। बल आघूर्ण को क्या लिखते हैं हम लोग? टाउ लिखते हैं। बल आघूर्ण को क्या लिखते हैं? टाउ। और टाउ इक्वल टू फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? पीई साइन थीटा। पी साइन थीटा। झांझे सब जानते हैं, हमको पता है, आप भी जानते हैं, लेकिन आप बगल में नहीं है इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ए बी साइन थीटा इक्वल टू होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये तो सबको पता है, हमें भी पता है। क्या होता है? ए बी साइन थीटा का होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। टाउ बल आघूर्ण, टाउ ना जी, टाउ बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का क्या होता है? पीई साइन थीटा। और आप जानते हैं ए बी साइन थीटा का होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या होता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहां से इस फॉर्मूले के अनुसार जब ए बी साइन थीटा को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो फिर पी साइन थीटा को भी कुछ लिख सकते हैं और इस अनुसार हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये इसका फॉर्म होता है। क्या आपको कोई ऑप्शन में दिख रहा है? बताएंगे कौन सा ऑप्शन है इसका? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए, एकदम करेक्ट। चलिए बहुत अच्छा। अब देखते हैं आपके स्क्रीन पे, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से स्मॉल आर दूरी पर, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। बताया जाए क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। देखिए अक्षीय स्थिति पर हम लोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता पढ़े थे। कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल। ठीक है, क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक है, कितना डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे। और कौन सी स्थिति पे? अक्षीय स्थिति यानी एक्सियल पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन है यहाँ पे? तो एक्सियल पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है हीरो? एक्सियल। तो हम लोग पढ़े थे E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद फॉर्मूला था 2pr। क्या फॉर्मूला था? 2pr। और तब था यहाँ पे r² माइनस l² के होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला था। तो अच्छी स्थिति पे ये फॉर्मूला था। लेकिन अगर मान ले इफ r मच ग्रेटर देन l हो, अगर r का मान l से बहुत बहुत बड़ा हो, तो क्या होता था हीरो? तो l को नगण्य या लगभग शून्य माना जाता था। नहीं, l को क्या मान लेंगे? नगण्य या शून्य। अगर r का मान l से बहुत बहुत बड़ा हो
तो हम लोग एल को क्या मान लेंगे, नगण्य। और जब एल को नगण्य मानेंगे तो हम लोग का सूत्र हो जाएगा इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2pr बटा में r के पावर 4, ये हो जाएगा। इस अनुसार फिर यहां से हो जाएगा इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p बटा में r3, क्या हो जाएगा 2p बटा में r3। और यहां से हम लिख सकते हैं E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r3। ये आप रिलेशन को देख पा रहे हैं, यहां पर रिलेशन है। तो E किसके बराबर है, यहां पे E किसके बराबर है, तो E का जो रिलेशन होगा वो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r3 या E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r3। E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r3 मतलब E जो है r3 के व्युत्क्रमानुपाती होगा, या हम बोल सकते हैं कि 1/r3 के समानुपाती होगा। तो ये ऑप्शन कहां पे है, ये ऑप्शन है डी पर। कहां पे है, तो डी पर है, ये ऑप्शन है डी। क्लियर है यहां तक, चलिए बहुत अच्छा, चलिए लगभग सभी का जवाब सही है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहां पे अगला क्वेश्चन है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र तीव्रता होता है। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता होता है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करते हैं, आवेशित खोखला गोलाकार है, तो चलिए एक गोला ले लेते हैं। यहां पे एक गोला ले लिए। अब इस गोले को कोई भी अगर हम चार्ज करेंगे, बाहर से कहीं से अगर इसको हम चार्ज देंगे तो चार्ज क्या होगा, वो चार्ज इसके पूरे आयतन पे समान रूप से फैलेगा। नहीं, आयतन पे नहीं, कहां फैलेगा, पृष्ठ पे। जो भी इसको हम चार्ज देंगे, मान लो यहां से हम पॉजिटिव चार्ज इसको दे रहे हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके पृष्ठ पर आकर समान रूप से फैल जाएगा। कहां पर फैल जाएगा, इसके पूरे पृष्ठ पर। मान लो क्यू आवेश भेजे तो पूरे पृष्ठ पर आके समान रूप से फैल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कहां पूछ रहा है, किसी आवेशित चालक के भीतर पूछ रहा है। भीतर मतलब अंदर पूछ रहा है। कहां पे पूछ रहा है, भीतर। और भीतर का मतलब क्या होता है, तो भीतर का मतलब होता है अंदर। तो अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, अंदर तो चार्ज गया नहीं, जो भी चार्ज दिया वो बाहर चला गया। और यहां विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4 एप्सिलॉन Q/r²। तो करा इस गोले के अंदर बताओ, तो अंदर तो चार्ज है ही नहीं, Q 0 है। तो जब Q 0 है तो E क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां Q 0 है। तो अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही सुधा कुमारी, बिल्कुल सही, 0 होगा। रोहित कुमार 0 होगा, क्या बात है, बिल्कुल सही। संध्या सी होगा। सलोनी 0, बहुत अच्छा। नंदनी 18C, क्या बात है। बस 2 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन बनाएंगे, फिर आगे अब कल देखेंगे अगली क्लास में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 2 क्वेश्चन और, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, छोड़ेंगे ही, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, पूरा कर लीजिए, उसके बाद चले जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या कर रहा है, चालक कर रहा है, आवेशित चालक। तो इस तरह का हम गॉस थ्योरम हम लोग दो पढ़े थे। ये आवेशित चादर था, ये क्या था, आवेशित चादर था। ये क्या था, तो ये आवेशित चादर था। और इसके समीप जब हम लोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता पढ़े थे, तो इसके लिए ये हम लोग का क्या था, तो ये था आवेशित चादर। और इस चादर के समीप विद्युत क्षेत्र तीव्रता का वैल्यू था σ/2 एप्सिलॉन नॉट। क्या था, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। अगर चादर रहे तब, अगर चादर रहता तो फॉर्मूला होता E बराबर σ/2 एप्सिलॉन नॉट, चादर के लिए। लेकिन अभी जो प्रश्न हमारा है वो चालक के लिए। किसके लिए है,
चालक के लिए। कुछ इस प्रकार से भी हम लोग एक फिगर पढ़े थे ऐसे, ये हम लोग का क्या था, चालक था, ऐसे ऐसे पढ़े थे। और इस चालक के लिए भी हम लोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाले थे समीप। इस चालक के समीप जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाले थे वो था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जब चादर कहेगा तो फिर ऑप्शन होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब चालक कहेगा, को जब चालक कहेगा तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन। जब कहेगा चादर, चादर, तो जब र कहेगा तो फिर हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फिलहाल तो चालक है, तो चालक के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। यदि एक गोले पर आवेश कितना हो, 10 माइक्रोकूलम हो, तो उसके सतह पर विद्युत फ्लक्स है 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो आपको पता है, आप सभी को पता है विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और इसको हम एक संबंध मान लेते हैं, क्योंकि इस फॉर्म में तो आंसर है नहीं, इस फॉर्म में आंसर नहीं है। अब यह हम कहें कि यहां पे अगर इसका वैल्यू रख भी ले तो चलो रख लेते हैं। क्यू का वैल्यू यहां पे कितना है, 10 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो के लिए हम लोग लिखते हैं 10 के पावर माइनस 6 कूलम। अब बेटा में क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू का वैल्यू हो गया। माइक्रो के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो माइक्रो आप जानते हैं माइक्रो का वैल्यू होता है 10 टू द पावर माइनस 6। तो माइक्रो के बदले में लिख दिया 10 टू द पावर माइनस 6। अब यहाँ पे क्या है, देखो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू चाहिए, तो आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 9 गुने 10 के पावर 9, इतना तो होता है। तो अगर यहां से हम 1/एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकाल ले तो 4 पाई उधर चल जाएगा, तो 9 चौके 36 पाई गुने 10 के पावर 9 हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट का मान। अब इसके वैल्यू को मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 1, अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख लीजिए। तो अगर इक्वेशन 1 में इसके वैल्यू को हम लोग रख ले समीकरण 1 से, अगर इस वैल्यू को रख ले तो फाई बराबर क्या है हम लोग का, तो फाई बराबर है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट यानी 1/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और इस क्यू का मान तो आपको पता है कितना है, तो 10 आई इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और 1/एप्सिलॉन नॉट का मान आया 36 पाई गुने 10 के पावर 9, यही आया। तो देखो कुछ नहीं थे, यहां पावर 1 तो है, तो 9 एक कितना हो गया, 10 हो गया। तो 36 पाई और 9 हो गया 10 के पावर 10 और गुने 10 के पावर माइनस 6। तो 10 में से 6 घट जाएगा, कितना बचेगा, तो 36 पाई और गुने 10 के पावर 4, कितना आ गया, फाई का वैल्यू कितना आ गया, तो यहां फाई का वैल्यू आ गया 36 गुने 10 के पावर 4। ठीक है, कितना वैल्यू आ गया, 36 पाई गुने 10 के पावर 4। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन हो गए। क्या आप सभी को समझ में आए, कोई प्रॉब्लम रहा आप लोग को, किसी को कोई प्रॉब्लम रहा? चलिए बहुत अच्छा, धन्यवाद आप सभी का, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। ऑफ किसके होगा सर, क्रॉस।